साथियों साथियों कंफर्म कर दीजिए। आवाज क्लियर है? ऑडियो जी सर, वीडियो ओके? ठीक है सर, ठीक ठीक है। ओके साथियों, आज हमारा ये जो सेशन है ये है एक्सपेक्टेड जनरल बैंकिंग क्वेश्चंस है हमारे। इनके ऊपर आज हमारा सेशन है साथियों। इस सेशन में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स दिए होंगे, आप लोगों को वो आंसर यहाँ पर टिक करना होगा। साथियों, आप लोगों का समय बहुत कीमती है, तो अब हम डायरेक्ट अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। A CI shall pay compensation to the complainant if the CI has failed to send update credit information to the CIC by making appropriate correction or addition or otherwise within how many calendar days of being informed by the complainant or a CIC। देखिए, इस पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि ऐसे हमारे कस्टमर जिनको अपनी सिविल में कोई अपडेशन कराना है, कोई एडिशन कराना है या कोई करेक्शन कराना है, तो इस तरीके की करेक्शन कराने के लिए ये है। यहाँ पर हमारे सभी साथी कह रहे हैं कि सर ये हमारा करने के लिए 21 डेज लगते हैं। सभी लोग सी के लिए बोल रहे हैं। वीरू सिंह जी, कपिल जी, आसिफ जी, संजीव जी, शशिकांत जी, परवेश जी, कीर्ति जी, विवेक सिंह जी, एन के यादव जी, तो सभी लोग यहाँ पर सी ऑप्शन के लिए बोल रहे हैं। सी को हम लॉक करते हैं साथियों, तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट। सर, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, उनको हिंदी में बता तो दीजिए कम से सेल बी। कम। जी पूछता क्या आवाज है? आ रही है? सर, जी आवाज आ रही है? इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, इनको हाँ, हिंदी में डिस्क्राइब तो कर दीजिए कि क्वेश्चन पूछता क्या है। अभी बताया था ना मैंने, आधा पूरा उसको बताया तो सर, डिस्क्राइब आधे किया था। उसके बाद। चलिए अभी इसमें बता देते हैं आपको, ठीक है। जी जी। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें हमें ये बताया गया कि जो हमारे कस्टमर हैं, अगर उनके सिविल में किसी तरीके का कोई इशू हो जाता है, उनको उसमें किसी एडिशन कराना है किसी तरीके का, या उसमें से डिलीशन कराना है, उनको अपने सिविल के स्कोर्स को ठीक कराना है, ठीक है। तो वो ठीक कराने के लिए वो क्या करेंगे, सीआईसी के पास अप्रोच कर रहे हैं। तो सीआईसी के पास कितने दिन का समय है उस अमेंडमेंट को सही करने के लिए, सिविल की रिपोर्ट को सही करने के लिए कितने दिन का समय सीआईसी को दिया गया है। अगर वो उस विदिना समय वो क्या नहीं कर पाएगा, उसको अमेंडमेंट नहीं कर पाएगा, तो सीआईसी कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी। यहाँ पर क्या है, सीआईसी के लिए 21 दिन दिए गए, और अगर मान लो हम बैंक की बात करेंगे तो बैंक के पास 9 डेज दिए गए हैं, और टोटल मिला करके जो समय दिया गया है वो समय दिया गया है साथियों 30 डेज। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस है कि जो हमारा कंप्लेनेंट्स है सेल बी एंटाइटल टू अ कंपनसेशन। अब देखो, कस्टमर को सही कराना थी सिविल अपनी, उस कस्टमर के पास जो टोटल समय है वो कितना समय है, 30 दिन का। उसमें से बैंकों के पास समय दिया गया 9 डेज का, कि जो आपको अपडेशन वगैरह कराना है आप इसको लेकर के अपने कहाँ भेज दीजिए, सिविल के पास वहां पर भेज दीजिए। अगर वो विद इन समय वो नहीं करा पाते हैं उसको सही, तो यहाँ पर क्या लगेगी, एक पेनल्टी लगेगी। वो पेनल्टी कितनी होगी, आपके ऑप्शन है 10 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज या 500 रुपीज। यहाँ पर हमारे सभी साथी कह रहे हैं कि सर अगर वो विद इन दिस समय में अगर वो नहीं कर पाएंगे अपडेशन, तो उनको लगेगा 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगेगी, 100 रुपीज पर डे। अनुराग गुप्ता जी ने बिल्कुल यहाँ पर बताया है कि सर ये पर डे की है पेनल्टी, तो हम 100 रुपीज को यहाँ पे टिक करते हैं। और ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है साथियों, कि जो अगर इस 30 डेज, 30 कैलेंडर डेज में अगर हमारे सीआईसी में अमेंडमेंट नहीं हो पाता है या किसी प्रकार का डिले होता है, तो इस डिले के लिए कस्टमर को 100 रुपीज पर डे का कंपनसेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, टू फैसिलिटेट टू फैसिलिटेट द आर्टिजन
वर्क अंडर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम। जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम में जो आर्टिजन हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता है विश्वकर्मा स्कीम में, प्रोवाइडिंग अ मॉनेटरी अमाउंट ऑफ रुपीज। उनको एक मॉनेटरी अमाउंट दिया जाता है, कितने रुपए का दिया जाता है? टू परचेज अ एडवांस टूल एंड डिवाइस। तो अरे मेरा यहाँ पर तो क्वेश्चन ही खत्म नहीं हुआ, सभी लोगों ने सीधे आंसर लगा दिया कि सर 15,000 रुपए। पीएम विश्वकर्मा स्कीम में जो आर्टिजन होते हैं उनको टूल किट खरीदने के लिए कुछ मॉनेटरी अमाउंट जो है वो दिया जाता है। उसकी कॉस्ट क्या है? ऑप्शन है 1,500 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए या 25,000 रुपए। यहाँ पर हमारे सभी साथी पवन कुमार जी, अरुण कुमार जी, दीप मेहरा जी, अमित जी, रोहित कुमार जी, अभिषेक जी, ये AK सिंह जी, संजीव जी, ये सभी कह रहे हैं कि सर 15,000 रुपए। 15,000 रुपए के लिए बोल रहे हैं, बी को लॉक करते हैं साथियों। और ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। विथ इफेक्ट फ्रॉम September 01 2021, a incentive of rupees how much per bag for the distribution of coin instead of 25 as earlier will be paid on the basis of net withdrawal from currency chest without waiting for the claim from bank। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हमारे बैंक्स हैं उनको अगर वो कॉइन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उनको कुछ अमाउंट जो है वो इंसेंटिव के लिए दिया जाएगा। वो इंसेंटिव कितना होगा? 25 रुपीज होगा, 50 रुपीज होगा, 65 रुपीज होगा, या फिर 100 रुपीज होगा। यहाँ पर हमारे अक्षय लाल जी, अभिषेक जी, अरुण जी, बीरेन जी, पंकज कुमार जी, राजाराम जी, ये सभी बोल रहे हैं कि सर ये हमारा 65 रुपीज यहाँ पर होना चाहिए। तो सी को लॉक करते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब है। तो ये क्या मिलेगा? 65 रुपीज। अगर ये सेमी अर्बन या फिर हमारा रूरल में है तो उस कंडीशन में 10 रुपीज पर बैग के लिए भी उनको मिलेगा, तो 75 रुपीज उनको कमीशन मिल जाएगा। अदरवाइज सभी के लिए 65 रुपीज पर बैग कमीशन इंसेंटिव दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अ पेनल्टी ऑफ रुपीज हाउ मच विल बी लेवी फॉर सच रिपोर्टिंग एंड डिलेड रिपोर्टिंग वेयर द करेंसी ई करेंसी चेस्ट हैड नेट डिपॉजिट। तो यहाँ पर देखिए करेंसी चेस्ट के ऊपर डिलेड रिपोर्टिंग के लिए एक पेनल्टी लगती है। वो पेनल्टी क्या होगी? यहाँ पर हमारे सभी साथी कह रहे हैं कि सर ये हमारा 50,000 रुपीज होना चाहिए। ऑप्शन है आप लोगों के 10,000, 25,000, 50,000 या 1 लाख रुपीज। यहाँ पर अनीसा जी, अभिषेक जी, पवन जी, गुंजन जी, ये सभी बता रहे हैं कि सर ये हमारा 50,000 होना चाहिए। अगर पेनल्टी रॉन्गली रिपोर्टिंग की है और डिलेड रिपोर्टिंग की है तो उस कंडीशन में जो पेनल्टी लगेगी वो हमारी 50,000 लगेगी। सी को लॉक करते हैं। आप सभी सही हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एज पर द एजेंसी बैंक एग्रीमेंट आरबीआई पे एजेंसी कमीशन ऑन पेंशन पेमेंट। यहाँ पर वर्ड है पेंशन पेमेंट। अगर कोई हमारी बैंक जो है वो पेंशन पेमेंट कर रहा है तो उस कंडीशन में आरबीआई क्या करेगा? एक एजेंसी कमीशन देगा हमारे बैंक को। तो वो कमीशन कितना होगा? यहाँ पर हमारे सभी साथी कह रहे हैं कि सर ये तो लेटेस्ट है, अभी चेंज हुआ था। तो 40 रुपए पर ट्रांजेक्शन है, 65 रुपए पर ट्रांजेक्शन है, 75 रुपीज पर ट्रांजेक्शन है, या 80 रुपीज पर ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर गुंजन जी, मुकेश जी, प्रवेश जी, यज्ञराम जी, यहाँ पर विकास जी, महेंद्र जी, अच्छेलाल जी, अरुण जी, सभी कह रहे हैं कि सर डी को लॉक किया जाए। डी को लॉक किया जाए। आप लोगों की तैयारी बहुत शानदार चल रही है। डी को लॉक करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ऑल लोन अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो हमारा RIF फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, उसमें विल हैव इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ ₹3। उसमें 3% का क्या है? इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। ये जो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है वो किस लिमिट तक के अमाउंट के लिए मिलेगा? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़? यहाँ पर हमारे सभी साथी
सभी साथी लगातार यहाँ पर बता रहे हैं कि सर ये हमारा सी ऑप्शन होना चाहिए। गुंजन जी, के सिंह जी, प्रवेश जी, विवेक सिंह जी, रोहित जी, शशिकांत जी, अच्छेलाल जी, अरुण जी, वीरेंद्र बरी जी, महेंद्र जी, ये सभी कह रहे हैं कि सर ये हमारा 2 करोड़ होना चाहिए। तो 2 करोड़ को लॉक करते हैं, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। जो हमारा 2 करोड़ रुपए तक की जो लिमिट का लोन होगा, उसके लिए जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा वो 3% हमें मिलेगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन केसीसी लोन अप टू ₹5 लाख प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 7% एज पर द रिवाइज गाइडलाइन। तो यहाँ पर जो हमारा बैंक है, उसको कितने रुपए का सबवेंशन मिलेगा। यहाँ पर बैंक की बात कर रहे हैं, तो बैंक को कितना इंसेंटिव मिलेगा, कितना हमें सबवेंशन मिलेगा। ये जो स्क्रीन के साथ जो थोड़ा देख रहे हैं ना, इसको यूज कर रहे हैं, कृपया स्क्रीन के ऊपर कुछ भी यहाँ पर टच ना करें इसको। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा। यहाँ पर हमारे सभी साथी कह रहे हैं कि सर बैंक को जो सबवेंशन मिलता है वो 1.5% मिलेगा, और प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए जो हमें सबवेंशन मिलता है वो 3% का मिलता है। तो यहाँ पर हमारे रोहित कुमार जी, ओम प्रकाश जी, प्रवेश जी, ये सभी कह रहे हैं कि सर 1.5% हमारे बैंक को इंसेंटिव लगेगा। तो हम यहाँ पर डी को लॉक करते हैं, और ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। एज पर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी shall within how many days after a commencement of a account based relationship with a client file the electronic copy of the client's KYC record within the central KYC record registry। यानी ई केवाईसी के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा को चढ़ाना होता है, तो उसके लिए समय कितना दिया गया है। 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन। 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन। यहाँ पर हमारे सभी साथी, विशाल जी, संजीव जी, अमित जी, रोहित जी, सभी कह रहे हैं कि सर ये हमारा 10 डेज है। ये हमारा 10 डेज है। 10 डेज के अंदर हमें काम करना होता है। CKYCR का हमें 10 डेज के अंदर करना होता है। तो हम 10 डेज को यहाँ पर लॉक करते हैं साथियों, और आप सभी बिल्कुल सही हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। लोन्स अप टू रुपीज हाउ मेनी करोड़ पर बोरोइंग एंटिटी टू FPO एंड FPC अंडरटेकिंग फार्मिंग विद द अस्योर्ड मार्केटिंग। विद द अस्योर्ड मार्केटिंग, यहाँ पर देखिए FPO एंड FPC। यहाँ पर देखिए साथियों, FPO, FPO एंड FPC, एंड यहाँ पर क्या है हमारा अस्योर्ड मार्केटिंग एंड अस्योर्ड मार्केटिंग। तो जब हम FPO FPC की बात करेंगे, और ये हमारे किस में होगा, अस्योर्ड मार्केटिंग में होगा, तो इस केस में हमारा कितना होगा। यहाँ पर हमारे साथी कह रहे हैं सर डी होना चाहिए इसका ऑप्शन, 10 करोड़ होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर बी, कुछ कह रहे हैं यहाँ पर सी। ये हमारा साथियों, ये हमारा प्रायोरिटी सेक्टर में जो भी चेंजेस वगैरह हुए हैं, उसमें FPO FPC अगर अस्योर मार्केटिंग के लिए है, तो उसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए। इसलिए आप एक सेकंड साथी। अरे वो ऑन कर दिया उसको। सॉरी साथियों, थोड़ा टेक्निकल सुधा। अभी आवाज क्लियर है क्या।
हाँ साथी, आवाज क्लियर है? थोड़ा आप चैट बॉक्स पे क्लियर कर देंगे? जी सर, सही है। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। तो यहाँ पर हमारे सभी साथी कह रहे हैं कि सर ये हमारा डी ऑप्शन होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर डी को लॉक करते हैं साथियों। और ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों, कि जो हमारा एफपीओ एफपीसी अश्योर्ड मार्केटिंग, ये हमारे दो कीवर्ड हैं। अगर एफपीओ एफपीसी हो और अश्योर्ड मार्केटिंग हो तो 10 करोड़ है। ठीक है, यहाँ पर अश्योर्ड मार्केटिंग प्लस एफपीओ एफपीसी, इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। जिसको भी ये डाउट है ना कि सेम क्वेश्चन अलग था या जो भी था, तो इसको आप देख लीजिए, ये दोनों कीवर्ड होना चाहिए। एफपीओ एफपीसी भी होना चाहिए और अश्योर्ड मार्केटिंग भी होना चाहिए। ठीक है, देन उस कंडीशन में 10 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बैंक विल ऑफर रुपीज हाउ मेनी ओवरड्राफ्ट टू वेरीफाई द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर हैविंग प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स विदाउट इंसिस्टिंग ऑन सिक्योरिटी एंड यूज। देखिए सेम क्वेश्चन जैसे आपने वहां देखा ना, उसमें कीवर्ड को देखना होगा कि क्वेश्चन एक्चुअली में पूछ क्या रहा है। ठीक है ना? तो अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसमें भी दो ऑप्शन हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ओडी फैसिलिटी के बारे में बात कर रहा है। कहाँ बात कर रहा है? एसएचजी मेंबर्स को देने के लिए बात कर रहा है। एसएचजी मेंबर्स को अगर हम जनधन योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहे हैं तो वो कितनी देंगे? 2,000, 5,000, 10,000 या 20,000? यहाँ पर हमारे सभी साथी कह रहे हैं बी, 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 यानी 5,000 देंगे। ओके, हम बी को लॉक करते हैं। देखिए साथी, यहाँ पर एसएचजी की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत ओडी की बात करते हैं। यहाँ पर क्या आ गया? 5,000। अगर सेम क्वेश्चन से एसएचजी के वर्ड को हटा दिया जाए तब ऑप्शन क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10,000। 10,000। 10,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको ना क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखना है कि एक्चुअली में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, लेकिन वो एकदम टू द पॉइंट पूछते हैं। आपको कीवर्ड मालूम होना चाहिए कि वो क्वेश्चन एक्चुअली में कह क्या रहा है। तो जनधन योजना अ- के लिए जो हम मैक्सिमम ओडी दे सकते हैं वो 10,000 दे सकते हैं, लेकिन अगर हम एसएचजी मेंबर को दे रहे हैं तो वहां पर जो लिमिट दी गई है वो दी है 5,000। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। वैसे ही असल एफपीओ तरीके सर दो एफपीसी के हजार लिए है। अलग है, और अस्योर मार्केटिंग अगर उसमें ऐड हो जाएगा तो अलग हो जाएगा उसका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। मैक्सिमम लोन टू कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी इज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लोन गाइडलाइंस। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? मैक्सिमम लोन पूछ रहे हैं। किसके लिए पूछ रहे हैं? कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म के लिए पूछ रहे हैं। किस लिए पूछ रहे हैं? फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के लिए पूछ रहे हैं, जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस में आ जाए। तो 50 लाख है, 75 लाख है, 2 करोड़ है या 4 करोड़ है? यहाँ पर हमारे सभी साथी बिल्कुल लेटेस्ट गाइडलाइन पढ़े हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि सर ये हमारा 4 करोड़ होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये हमारा 2 करोड़ होना चाहिए। जैसे श्रीकांत जी कह रहे हैं 2 करोड़, संजीव जी कह रहे हैं 4 करोड़, अमित जी कह रहे हैं 75 लाख, पंकज जी कह रहे हैं 4 करोड़। तो यहाँ पर साथियों 4 करोड़ पे मेजोरिटी बन रही है। तो डी ऑप्शन को हम यहाँ पर लॉक करते हैं और ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों। ये पहले हमारा 2 करोड़ हुआ करता था, और ये जो अभी हमारी जो गाइडलाइंस आई थी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की, उसमें ये 2 करोड़ को बढ़ा करके 4 करोड़ कर दिया गया है। तो अगर हम मैक्सिमम लोन की बात करेंगे, अब यहाँ पर भी कीवर्ड देखिए, किसको दे रहे हैं? कॉर्पोरेट्स को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? कॉर्पोरेट्स को दे रहे हैं। कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप्स। और किस लिए दे रहे हैं? फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी। अगर हम किसी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप को एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी के लिए लोन दे रहे हैं तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस के अंतर्गत वो 4 करोड़ तक आएगा। ठीक है, मैक्सिमम 4 करोड़ तक दिया जाएगा। हाँ सर, 4 करोड़ को लॉक कर दिया। मुकेश सर कह रहे हैं कि सर 4 करोड़ को लॉक कर दीजिए, बिल्कुल कंफर्म है। अच्छा, एक अमित वर्मा जी पूछ रहे हैं, ये निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट इनकी बात कर रहे हैं। अगर इनकी भी लिमिट बढ़ गई है साथियों, है ना? पहले 50-75 थी, अब इसको बढ़ा करके 60-90 कर दिया गया है साथियों। डिपॉजिट अंडर आरआईडीएफ इज क्लास्ड एज
अंडर एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो आरआईडीएफ के अंतर्गत क्या होता है, जैसे मान लो कोई शॉर्टफॉल रह जाता है, तो उस शॉर्टफॉल अमाउंट को बैंकों को जमा करना होता है आरआईडीएफ फंड में। ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसमें जमा करना होता है। तो जो डिपॉजिट हमने आरआईडीएफ में डिपॉजिट किया, तो उसको हम एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्लासिफाइड करेंगे। कब करेंगे? अगर हम उस अमाउंट को फार्म एग्रीकल्चर में करेंगे, या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे, या एंसिलरी एक्टिविटीज में करेंगे, या अदर्स में करेंगे। यहाँ पर अरुण जी कह रहे हैं कि सर अदर में कर दो। अरुण जी कह रहे हैं एंसिलरी एक्टिविटी। के सिंह जी कह रहे हैं अदर एक्टिविटी। प्रतिमा जी कह रहे हैं सी। प्रवेश जी कह रहे हैं सी। धर्मराज जी कह रहे हैं सी। अनुराग गुप्ता जी कह रहे हैं कि सर सी को बिल्कुल कंफर्म कर दीजिए आप, एंसिलरी एक्टिविटी में आएगा अगर एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात करेंगे। तो जो भी अमाउंट हमने आरआईडीएफ फंड में डाला गया है, उसको हम एंसिलरी एक्टिविटी के अंदर काउंट करेंगे। हमारे सभी साथी कह रहे हैं सर सी को लॉक कर दीजिए, सी को लॉक करते हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नो मार्जिन एंड नो कोलेटरल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी। तो ना कोई मार्जिन, ना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी, लोन कौन सा दे रहा है? एग्रीकल्चर। कितना लोन देंगे? 25,000, 1 लाख, 1,60,000 या 2 लाख रुपए? हमारे सभी साथी एक मत हैं, वो कह रहे हैं कि सर ये स्कीम पहले 1,60,000 की हुआ करती थी, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया है। हमारे जो प्रीवियस हमारा यूनियन बजट आया था उसमें बोला गया था इसको 2 लाख करने के लिए, फिर इसको 2 लाख कर दिया गया है। तो अब हमारे पास ये लिमिट 2 लाख की है साथियों। सभी साथी हमारे बता रहे हैं 2 लाख की। ठीक है, डी को लॉक करते हैं। साथियों एक क्वेश्चन और बताइए कि ऐसा कौन सा हमारा लोन है जहां पे ना हमें मार्जिन लेना है, ना हमें कोई सिक्योरिटी लेना है, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज भी नहीं लेना है, कोई पिनल चार्ज भी नहीं लगाना है, 50,000 कोई है। प्रोसेसिंग। क्या? पचास 50। हजार वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। 50,000, ये 25,000 हुआ करता था पहले, इसको बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया था। वेरी गुड साथियों, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये परीक्षा। व्हाट इज द रिवॉल्विंग फंड असिस्टेंस अंडर द डे एनआरएलएम स्कीम? जो हमारा एनआरएलएम स्कीम है, इसमें एक रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। वो रिवॉल्विंग फंड देते हैं जो हमारा 6 महीने का पुराना हमारा ग्रुप होता है, अच्छे से काम कर रहा होता है, पंचसूत्र का पालन कर रहा होता है, तो उसको बूस्टअप करने के लिए एक रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। वो रिवॉल्विंग फंड कितना होता है? 25,000 से 30,000, 10,000 से 15,000, 20,000 से 30,000, या फिर 15,000 से 20,000? हमारे सभी साथी कह रहे हैं कि सर 20 से 30 में लगाइए। 20 से 30 में लगाने के लिए सभी बोल रहे हैं, अच्छे लाल जी, यज्ञराम जी, विकास जी, कि 20 से 30, 20 से 30 के लिए बोल रहे हैं साथियों। आप लोगों की बात रखते हुए 20 से 30 को हम लॉक करते हैं, और ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों। जो हमारा रिवॉल्विंग फंड होता है, ये 6 महीने पुराने एसएचजी को हम देते हैं, और ये इसकी जो कॉस्टिंग होती है ये 20,000 से लेकर के 30,000 रुपए तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट अंडर द एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर फॉर पर ग्रुप? देखिए एक हमारी स्कीम है, ये हमारी है एसी एबीएस एबीसी, एसी एबीसी स्कीम है, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। इसके लिए मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी हो सकती है? 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, या 1 करोड़? यहाँ पर हमारे साथी बोल रहे हैं कि सर ये हमारी 1 करोड़ हो सकती है, ये हमारी 1 करोड़ हो सकती है। गुंजन जी कह रहे हैं 1 करोड़, एक गुप्ता जी कह रहे हैं सर 50 लाख, बाकी हमारे रविंद्र जी कह रहे हैं 50 लाख, विवेकानंद जी कह रहे हैं 1 करोड़। तो सर हम 1 करोड़ पे लॉक करते हैं, और ये बिल्कुल सही सही जवाब है साथियों। ये जो हमारा एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर है, ये दिया जाता है हमारे एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएट होते हैं, जो एग्रीकल्चर के जानकार हैं, उनको दिया जाएगा ये लोन। वो अपना एक ग्रुप बना के लोन ले सकते हैं। 20,000 रुपए इंडिविजुअल दे सकते हैं हम उनको, लेकिन अगर वो हाईली सक्सेसफुल हैं, ठीक है, हाईली सक्सेसफुल मतलब कि भाई उनके 75% से ज्यादा अगर उनका असेसमेंट है, तो उस कंडीशन में हम 25 लाख रुपीज पर इंडिविजुअल हम ये लोन दिया जा सकता है। लेकिन अगर वो ग्रुप बना रहे हैं,
तो इंडिविजुअल को चाहे हम 20 लाख का लोन दें, उसको ग्रुप में हम 1 करोड़ का लोन दे पाएंगे। और चाहे वो सक्सेसफुल केस में हम 25 लाख पर इंडिविजुअल दे रहे हो, उसको मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होगी उसकी, वो 1 करोड़ तक की हो सकती है। इसके ऊपर जो है बहुत अच्छी सब्सिडी है। ठीक है, सब्सिडी काफी अच्छी मिलती है, इसका की पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है साथियों। इन केस ऑफ एमएसएमई इंटरप्राइजेस, नो कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लोन अप टू। तो ये तो सभी लोगों को पता होगा, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख या 5 करोड़। यहाँ पर हमारे सभी साथी कह रहे हैं सर 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक हमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं जमा करना होती है। 10 लाख रुपए तक कोई सिक्योरिटी नहीं जमा करनी है। अगर वे दे भी तो भी हमें सिक्योरिटी जमा नहीं करनी है। अगर कस्टमर बोलता है तो भी सिक्योरिटी जमा नहीं करनी। अच्छा एक चीज बताइए साथियों, सभी का जवाब सही है यहाँ पर, बी बोल रहे हैं सब, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है कि अभी जो हमारा बजट आया था उसके बाद कुछ अभी मॉनेटरी पॉलिसी के जो ये चले स्कीम्स वगैरह वो आए ना, उनके मिनट्स वगैरह आए, उनके मिनट्स में एक पॉइंट था, स्पेशल पॉइंट था कि 10 लाख रुपए तक किसी प्रकार की कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी है। लेकिन अगर और कस्टमर दे तो भी नहीं लेनी है, ये भी हमने पढ़ा है। लेकिन अभी एक चीज नई आई है कि अगर कस्टमर वॉलेंट्री गोल्ड डिपॉजिट करता है इसके एवज में, तो वो बैंक स्वीकार कर सकता है। ठीक है, तो ये अभी आया है, अभी अमेंडमेंट में नहीं आया, लेकिन उनके मिनट्स में था ये पॉइंट कि अगर वो चाहे तो गोल्ड वॉलेंट्री दे सकता है। अब उन्होंने वॉलेंट्री वर्ड लगा दिया, लेकिन अगर बैंकों को मालूम चलेगा कि ये हम ले सकते तो बैंक उसको फिर कन्फर्मली ले लेगा उससे। है ना? तो ये अभी एक चेंज आया था तो मैंने कहा आपको बता दूं। लेकिन कस्टमर आराम से देगा नहीं सर। अरे जब अगर ये मालूम चल जाए ना बैंक ले सकता है, हम्म। अभी भी मालूम है 10 लाख रुपए तक कुछ नहीं लेना, उसके बाद भी रजिस्ट्री की कॉपी लेके रख लेते हैं पीछे, फाइल के पीछे लगा के करते हैं ना ऐसा। बैंक को और एक्स्ट्रा सिक्योर करने के चक्कर में अपन करते हैं ऐसा कि भाई लाओ, कुछ नहीं है तो रजिस्ट्री दे दो, उसने कहा नहीं है तो कहता कॉपी ही दे दो, उसकी कॉपी ही लेके पीछे लगा देते हैं, लगा देते हैं, एक एफडी बना के लगा देते हैं पीछे। उसको हम लियन नहीं करेंगे फिर भी मालूम चला 50,000 की, 1 लाख की एफडी बना के उसकी फाइल के पीछे लगा दिए ना, सो नहीं करते लेकिन फिर भी लगा देते हैं, करते हैं ऐसा। अगर गोल्ड रख सकता है वॉलेंट्री, और बैंक को मालूम चल जाए वॉलेंट्री रखा जा सकता है, तो वो तो फिर फोर्सफुली रखवा ही लेगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा रखवा लेगा। नॉन कंप्लायंस विद द ऑपरेशनल गाइडलाइन बाय द करेंसी चेस्ट डिटेक्टेड बाय द आरबीआई ऑफिशियल, व्हाट इज द पेनल्टी ऑफ हाउ मेनी रुपीज फॉर ईच इंसिडेंट ऑफ इरेगुलरिटी। देखिए दो प्रकार की इरेगुलरिटी है। पहली क्या थी? डिले रिपोर्टिंग। डिले रिपोर्टिंग के लिए 50,000 था, याद है आप लोगों को? डिले रिपोर्टिंग के लिए रॉन्ग रिपोर्टिंग, डिले रिपोर्टिंग 50,000। अब यहाँ पर बात आ रही है नॉन कंप्लाइंस। एक कॉपी अपने साथ रखिए साथियों, ये जो कीवर्ड बता रहा हूं इनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। छोटा छोटा सा कीवर्ड, एक छोटे छोटे से नोट्स बना करके अपने पास जरूर रखिएगा, एक हैंड नोट्स होना चाहिए। नॉन कंप्लायंस विथ ऑपरेशनल गाइडलाइंस, हाउ मच पेनल्टी? 5,000, 10,000, 25,000, 50,000। यहाँ पर हमारे साथी बोल रहे हैं, प्रतिमा जी कह रही हैं कि सर 5,000 होगी, चंद्रा जी कह रहे हैं 5,000 होगी, और अभिषेक जी कह रहे हैं कि सर ये हमारी 10,000 होगी, और सरिता जी कह रहे हैं 10,000 होगी। मतलब यहाँ पर ए और बी के अंदर घमासान युद्ध है, और मोस्टली साथी हमारे ए के लिए बोल रहे हैं, 5,000 को हम लॉक करते हैं। और ये बिल्कुल सही सही जवाब है साथियों। जो नॉन कंप्लायंस ऑपरेशनल गाइडलाइंस है फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन, अगर एक बार अगर ये इरेगुलरिटी होती है सिंगल टाइम्स तो 5,000 है। अगर वो रिपीट करती है तो 10,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, रिपीट करती है तो 10,000 हो जाएगी। वेरी गुड साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। डुप्लीकेट डीडी बनाना है, कितने दिन में डुप्लीकेट डीडी बना देंगे? कितने दिन में हम डुप्लीकेट डीडी बना देंगे? 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन या 30 दिन? यहाँ पर हमारे साथी कह रहे हैं कि सर इसमें भी कंफ्यूजन हो गया लोगों को। डुप्लीकेट डीडी बनाना है भाई, कितने दिनों में बना पाएंगे? 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन या 30 दिन? हमारे साथी कह रहे हैं कि सर ये 14 दिन है, 14 दिन है। सौरभ जी कह रहे हैं 14 दिन है। सभी लोग यहाँ पर 14 दिन के लिए बोल रहे हैं, कुछ एक साथियों को छोड़ करके। तो हम यहाँ पर सी को लॉक करते हैं 14 दिन के लिए।
क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। डुप्लीकेट डीडी बनाना है। डुप्लीकेट डीडी कितने दिन में बनाएंगे? 14 दिन में। अगर 14 दिन में नहीं बना पाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो फिर हम एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। हाँ, फोर्टनाइटली होगा। ठीक है, और फोर्टनाइटली में भी हम 14 डेज लिखते हैं। ठीक है, अभी एक और इसका भी एक चेंजेस आया था कि फोर्टनाइटली को उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हाफ ऑफ द मंथ बोला करो। है ना, अभी अमेंडमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। तो विद इन 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेफ डिपॉजिट लॉकर। तो लॉकर जो होता है वो किस एक्ट में डिफाइंड है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी एक्ट में, इंडियन एविडेंस एक्ट में, या निगोशिएशन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? यहाँ पर हमारे सभी साथी कह रहे हैं सर बी। सर बी। सर बी ऑप्शन हमारा होना चाहिए, बी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। सेफ कस्टडी लॉकर। लॉकर की बात कर रहे हैं, तो लॉकर के केस में क्या होता है? हायर परचेज होता ना। एक मतलब हमने उसको क्या दे दिया, एक लीज पर दे दी उसको, लॉकर दे दिया। तो ये क्या होगा हमारा? सब साथी कह रहे हैं सर जब लॉकर की बात कर रहे हैं और बैंक ने कोई अपनी एक प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर दी है दूसरे के लिए एक निश्चित समय के लिए, तो ये ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी एक्ट होना चाहिए। बी के लिए बोल रहे हैं, बी को लॉक करते हैं। आप सभी लोग सही हैं। लॉजिकली भी देखें तो हमारा ये ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी एक्ट आएगा, क्योंकि बैंक ने क्या किया, अपनी एक प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया एक कस्टमर के नाम पे एक निश्चित समय के लिए। हम्म जब तक वो पे कर रहा है, रेंट दे रहा है, तब तक चल रहा है। सेफ कस्टडी आर गवर्न अंडर विच एक्ट? देखो वो था लॉकर, अब ये है सेफ कस्टडी। कोई स्कूल से नहीं आते हैं, स्कूल से आ जाते हैं आपके पास कि सर हमारे क्वेश्चन पेपर रखना है आपके पास, क्वेश्चन पेपर रखना है आपको। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलेगा, ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी एक्ट चलेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट चलेगा, ये या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चलेगा। हमारे सभी साथी कह रहे हैं कि सर जब सेफ कस्टडी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कस्टमर और बैंक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत आएगा। तो ए को लॉक करते हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा साथियों। व्हाट इज द मिनिमम अकाउंट ओपनिंग फॉर पीपीएफ स्कीम? अरे ये तो बड़ा आसान सवाल है, सभी सही देंगे इसका जवाब। अरे इनको क्या हो गया? अरे विकास कुमार जी, संजीव जी, इन लोगों को कैसे कंफ्यूजन हो रहा है भाई? व्हाट इज द मिनिमम अकाउंट ओपनिंग अमाउंट? देखो यहाँ पर कीवर्ड नहीं देखते हो आप लोग, ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। यहाँ क्या पूछा? मिनिमम अकाउंट ओपनिंग अमाउंट, पीपीएफ। अब हम क्या कर रहे हैं, पीपीएफ का अकाउंट को ओपन करने की बात कर रहे हैं ना। अब देखिए पीपीएफ का अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं, ओपनिंग अमाउंट, ठीक है, ओपनिंग अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो ये कितना होगा? ये कितना? अब सही जवाब दिया सभी साथियों ने कि सर ये हमारा 500 रुपये होना चाहिए। सी ऑप्शन होना चाहिए, सी को हम लॉक करेंगे साथियों। वही हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कितने रुपए मल्टीपल में होगा? कितने रुपए के मल्टीपल में हम कर सकते हैं पीपीएफ? 10 रुपये। अरे यार भाई, ये सौ क्या रुपये तुम सर। 10 रुपए का ढाई बता सौ रहे हो? ढाई सौ सौ है ना, तुम गड़बड़ सौ काम कर रुपये रहे हो भाई। मल्टीपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अरे इसको हटा दें। हाँ, अब ठीक है, स्क्रीन साफ दिख रही है आप लोगों को? व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ? सर पीपीएफ का मल्टी व्हाट कितने अमाउंट? रुपए का मल्टीपल में होगा पीपीएफ? अभी पीपीएफ का हम बताते हैं, आपको सारी चीजें बता देंगे अभी। ठीक है, हम्म। पहले क्वेश्चन खत्म कर दें, क्योंकि अभी आपका नेक्स्ट सेशन सर शुरू होने वाला है सर, है ना, इसको जल्दी खत्म करना होगा। तो नेक्स्ट सेशन आपका बागर सर लेंगे। तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ हाउ मेनी अमाउंट पर डिपॉजिटर अंडर बैंक बैंक अंडर द डीआईसीजीसी? तो डीआईसीजीसी के लिए जो मैक्सिमम अमाउंट का इंश्योरेंस है वो कितना है? यहाँ पर हमारे 5 सभी लाख साथी कह रहे हैं कि सर ये हमारा 5 लाख है, सर ये हमारा 5 लाख है। 5 लाख रुपए पर कस्टमर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? 5 लाख रुपए। इसको हम देखेंगे, ये बिल्कुल सही जवाब है। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, एक कस्टमर 5 लाख से ज्यादा का इंश्योरेंस ले सकता है अगर उसने ज्वाइंट में खाते खोल रखे हैं।
तो उसको हम अलग एंटिटी मानेंगे फिर। और ये पर हमारे बैंक की बात कर रहे हैं, एक बैंक में अगर 10 खाते हैं लेकिन पर बैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है, उन सबको मर्ज कर दिया जाएगा। इफ द फ्रॉड अमाउंट इज 6 करोड़ एंड अबव, इट शुड बी रिपोर्टेड टू। अगर मान लीजिए 6 करोड़ एंड अबव का अगर कोई फ्रॉड है, तो उसको हम किसमें रिपोर्ट करेंगे? लोकल पुलिस को करेंगे, सीबीआई को करेंगे, क्राइम पुलिस को करेंगे, कलेक्टर साहब को करेंगे। यहाँ पर हमारे सभी साथी कह रहे हैं कि सर सीबीआई, सीबीआई को लॉक कर दो। सीबीआई को लॉक करने की बात कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा 6 करोड़ एंड अबव का है, तो 6 करोड़ एंड अबव का होगा तो हम सीबीआई को लॉक करेंगे। आप सभी लोग सही है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैश शॉर्टेज ऑफ रुपीज हाउ मच एंड अबव शुड बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। अब देखिए क्या हुआ। जो कैशियर साहब हैं उनके पास कोई कैश शॉर्ट हो गया, तो मिनिमम उसमें से अगर कितने रुपए का कैश अगर शॉर्ट होगा उसको हम फ्रॉड की श्रेणी में ले जाएंगे। 5,000, 10,000, या इसकी कोई लिमिट नहीं, या 1,000 रुपए। यहाँ पर हमारे साथी बी और ए में कंफ्यूज हो रहे हैं, बी और ए में कंफ्यूज हो रहे हैं। सोचिए कैश शॉर्टेज हुआ और कितने रुपए का हुआ कि हम उसको फ्रॉड ट्रीट करेंगे ही करेंगे, चाहे वो कैशियर रिपोर्ट करे या ना करे। चाहे वो रिपोर्ट करे या ना करे, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मिनिमम कितने अमाउंट का फ्रॉड हो जाए कि वो जो हमारा हेड कैशियर है वो चाहे रिपोर्ट करे या ना करे, उसको फ्रॉड की श्रेणी में ही डालना पड़ेगा। उस केस में हमारा क्या होगा? हाँ, अब थोड़ा सही जवाब आ रहा है कि सर ये हमारा 10,000 रुपये आना चाहिए, तो बी को लॉक करते हैं और ये बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 10,000 रुपए का अगर मान लो वो आ गया, शॉर्टफॉल हुआ, ठीक है, 10,000 या उससे ज्यादा का, तो फिर चाहे हेड कैशियर रिपोर्ट की हो ना की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फ्रॉड में जाएगा। लेकिन अगर मान लो जो अमाउंट है वो 5,000 रुपए तक है, वो अमाउंट 5,000 रुपए तक है और 5,000 से ज्यादा है और 10,000 से नीचे है, उस कंडीशन में हेड कैशियर रिपोर्ट कर दे तो फिर वो हमारे पास एक वो आ जाता है कि हम उसको फ्रॉड मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, उसने रिपोर्ट कर दिया तो हम उसको फिर फ्रॉड नहीं मानेंगे अगर वो 10,000 से कम है। लेकिन अगर 10,000 उससे ज्यादा है तो फिर दोनों कंडीशन में मानेंगे भाई। अनदर मेजर चेंज अनाउंस्ड was raising of ceiling for guarantee for rupees how many for RRB under the CGT-SE। तो जो हमारा CGT-MSE है उसके लिए, RRB के लिए कितना उसमें मेजर चेंज करके उसकी जो गारंटी की सीलिंग है बढ़ाई गई है? 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़। ये तो सभी साथियों का सही होगा। बिल्कुल सभी साथी हमारे कह रहे हैं कि सर ये 2 करोड़, अच्छा 2 करोड़ के लिए होगा। साथियों एक मैसेज है बागा सर की तरफ से आप लोगों के लिए कि जो नोटिफिकेशन है नेक्स्ट क्लासेस का वो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो मे बी आज शायद आपकी ये लास्ट क्लास होगी। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर क्लेम सेटलमेंट विदाउट इनिशिएटिंग अ लीगल एक्शन। देखिए जब सीजीटी एमएससी कवरेज करते हैं तो 75% तो आपको पहले दे देते हैं और 25% कब देते हैं? वो आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ के आपने क्लेम के लिए जो भी प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो आपने फॉलो किए या नहीं किए, नोटिस दिया कि नहीं दिया, कोई लीगल एक्शन लिया या नहीं लिया। तो इसमें ये बोला गया है कि किस अमाउंट तक के लोन के लिए अगर आपने लीगल एक्शन नहीं लिया है तो भी सीजीटी एमएससी कवरेज के लिए वो मान्य होगा। 1,000, 10,000, 1 लाख या 10 लाख रुपए। यहाँ पर हमारे सभी साथी बता रहे हैं कि सर ये हमारे 10 लाख रुपए होगा, ये हमारा 10 लाख रुपए होगा। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द एनुअल इनकम क्राइटेरिया फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फॉर हाउसिंग लोन। जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लोन पहले बंद हो गए थे उसका 2.0 चालू हो गया है, तो उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को हम कब मानेंगे? जब उनका एनुअल इनकम क्राइटेरिया कितना होना चाहिए? 1 लाख, 2 लाख तक हो, 1 लाख तक हो, 3 लाख तक हो, 6 लाख तक हो या 12 लाख तक हो। यहाँ पर हमारे कीर्ति सिंह जी, गुंजन जी, अच्छे लाल जी, प्रवेश जी, पवन जी, पंकज जी, अनिल जी, देवेंद्र जी, ये सभी कह रहे हैं कि सर ये हमारा 3 लाख रुपए होना चाहिए, तो बी को लॉक करते हैं। तो ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों।
आज की हम लाइन पढ़ देंगे। जीवन में समस्याएं तो हर दिन नई खड़ी है, जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी है। तो अगर आप जैसा सोचोगे, महात्मा बुद्ध जी ने भी कहा है, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप मानोगे, आपका जीवन भी उसी तरीके का हो जाएगा। जीवन में समस्याएं तो आती रहती है, हर दिन आएंगी, लेकिन जो अपनी सोच को आगे रखता है और इन समस्याओं को केवल एक चुनौती की तरह मानता है, तो वह उनसे पार कर जाता है साथियों। एक और लाइन है, बेहद खुश रहिए, वजह बहुत महंगी है। ये तो बड़ी अच्छी शायरी है। हमेशा खुश रहिए साथियों, और आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं। थैंक यू साथियों। गुड नाइट साथियों। अभी नेक्स्ट सेशन होगा, तो आपके जो भी डाउट होंगे तो वो आप अपने एक ग्रुप में डाल दीजिएगा ना। उसके लिए एक डाउट क्लियरिंग सेशन रख दिया जाएगा आप लोगों के लिए साथियों। ठीक है, आप खुद पर भरोसा रखिए और पढ़ते रहिए साथियों। गुड नाइट साथियों।